अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को पहला ऑप्शन विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तीसरा विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। चौथा कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। यहाँ देखिए ये जो चौथा ऑप्शन है उपेक्षा की बात है, अर्थात इग्नोर, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ निगेटिव तो चलेगा नहीं। तीसरा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। ये बिल्कुल संवाद और परिचर्चा को यहाँ जो है प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। यहाँ वर्गीकृत का बात है, ये निगेटिव बात है, ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है पहला जो प्रश्न था कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही होगा। मेरा सही होगा क्या? पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? यहाँ गौर करने वाली बात है, ये नहीं की बात हो रही है, अर्थात निगेटिव बात है, नहीं की बात हो रही है। कौन सी पद्धति नहीं है, नहीं की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है, ये तो सही होगा। दूसरा ऑप्शन है कार्यकलापों के लिए उपयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये भी सही होगा। ये भी सही होगा, प्रोत्साहन की बात है, चुनौतियों को समझना है, बातचीत की बात आई है, एकदम जो है ये पॉजिटिव बात है। और अगला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उस पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ये तो बिल्कुल जिम्मेवारी से हटने वाली बात है, ये तो ट्यूशन की बात आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन जो है प्रभावशाली पद्धति में नहीं आएगा। तो यही मेरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होगा। ये निगेटिव वाला प्रश्न है इसलिए निगेटिव लाएगा, बाकी सारे सकारात्मक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो ये नहीं है, इसलिए इसका उत्तर 2 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था ऑप्शन 1 का कोई आपसी संबंध नहीं है, ऑप्शन 2 की भूमिका नगण्य है, ऑप्शन 3 का कोई प्रभाव नहीं होता है, ऑप्शन 4 की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखिए कि बच्चों के जो अधिगम में जो ये शारीरिक स्वास्थ्य है, ये तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का बच्चों के अधिगम में और सांवेगिक जो अवस्था है वो बच्चों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है कक्षा में
प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट डॉट वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डॉट डॉट। या दो रिक्ति हैं, दो खाली स्थानें यहाँ और यहाँ, हमको दोनों जगह भरना है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन क्या होगा और वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय देश का। तो पहला है भयावह और सुसाध्यक, तो भयावह तो होना ही नहीं है, भयावह तो एकदम निगेटिव हो गया, ये होगा ही नहीं। दूसरा है प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक, तो प्रतिस्पर्धिक भी जो है प्रभावशाली अधिगम के लिए प्रतिस्पर्धिक नहीं है, ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन ही गलत है। इसमें देखिए सहयोगिक, तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक ये चलेगा, और वातावरण सहयोगिक वातावरण और रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी का, माने प्रतिस्पर्धी की जगह कैसा सहयोगी वातावरण चाहिए। तो ये हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। देखिए प्रश्न को समझना है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। हमको इसमें से प्रभावशाली पद्धति ढूंढना है। पहला है वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। चलिए, दूसरा है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। तीसरा है पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया हो। और चौथा है सीखने से ज़्यादा कार्य को पूर्ण करने में बल देना। तो आप देखिए ये जो है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली, ये हो जाएगा पार उपलब्ध कराना। ये पार हो गया क्या, मार्गदर्शन, इसका फोल्डिंग, ठीक है। इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अगर बच्चा नया हो और जो है वो कोई कार्य करता हो, तो अगर एक कोई दक्ष व्यक्ति जो उस कार्य को बेहतर तरीके से जानता हो, अगर वो उस बच्चे को सहायता दे, उसका मार्गदर्शन करे, तो नया बच्चा जो कार्य के लिए नया उस कार्य को बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो ये जो है प्रभावशाली जो होगा यही होगा, ऑप्शन नंबर 3, पार उपलब्ध कराना, ठीक है। ये जो है लेबाउस्की के सिद्धांत में से आता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ये निगेटिव प्रश्न है, ध्यान देना है इसमें। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। ये तो सही होगा कि जो है बच्चे जो है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, वो अन्वेषण की भूमिका होती है, ये बिल्कुल सही होगा। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी तो सही है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत रचना करते हैं, ये भी सही है। बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते, ये तो गलत बात है। और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चों का अपना जो प्रवृत्ति होता है वो अपनी कल्पना की दुनिया में होती है, उनका भी अपना कल्पना होता है। और अध्यापक की मूल भूमिका पर उन्हें निर्भर नहीं रहता है। तो यहाँ प्रश्न चूँकि नेगेटिव है, इसलिए हमारा जो ये नेगेटिव बोला ये प्रश्न ही ऑप्शन ही सही होगा। हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4। ये नेगेटिव प्रश्न है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी जो है नेगेटिव में होगा। हमारा उत्तर होगा 6 नंबर का 4। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है अधिगम एक विशेष प्रक्रिया है। अधिगम कैसा प्रक्रिया है? सरल और व्यक्तिगत, जटिल और निष्क्रिय, जटिल और सक्रिय, सरल और रैखिक। तो अधिगम एक सरल
और व्यक्तिगत प्रक्रिया है कि सरल इसलिए है कि अधिगम जो है सरल प्रक्रिया, आसानी से आसान है, सरल प्रक्रिया, उसमें कोई माने प्रेशर नहीं होना चाहिए। और व्यक्तिगत अर्थात सबों को सीखने का, जानने का, ग्रहण करने का जो क्षमता है वो अलग अलग होता है, वो व्यक्तिगत होती है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा जो अधिगम जो है एक सरल प्रक्रिया है, अधिगम एक सरल प्रक्रिया है और व्यक्तिगत प्रक्रिया, हमारा ऑप्शन एक सही होगा। अगला प्रश्न जो है वो 8 नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 8वां प्रश्न है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक भाषा विविधता को डेस चाहिए। पहला समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, कि टालना चाहिए, कि उपेक्षित करना चाहिए। देखिए कक्षा में जो है विभिन्न सामाजिक परिदृश्य, सांस्कृतिक, धार्मिक और अलग अलग भाषा वाले विद्यार्थी आते हैं। ये जो है अध्यापक को जो है ये अधिगम के लिए ये एक तरह का जो है समझिए कि एक साधन है। इसलिए हमको जो है ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता है, माने अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के और अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी हैं वो हमारा जो इस अधिगम को जो है सुसाध्य बनाने के लिए हमको इसको समझना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। इसका अनदेखा करना, टालना, उपेक्षित करना अर्थात इग्नोर करना ये उचित नहीं है। हमारा सही ऑप्शन होगा एक, समझना चाहिए। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, एक देश कक्षा में अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पहला, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित या प्रगतिशील। देखिए एक देश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार, पहले अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती थी, अब जो है रूल चेंज हो गया है। अब जो है वो क्या होता है, अब इसका जो रूल चेंज हो गया है इसके अनुसार अब हमको समझना होगा ये प्रगतिशील कक्षा में, ये प्रगतिशील कक्षा होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं रहा, व्यवहारवादी नहीं रहा, ये होगा अध्यापक केंद्रित नहीं रहा, अब हो गया क्या, प्रगतिशील शिक्षा में। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका जो है अपनी शिक्षा और शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थी केंद्रित है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार प्रगति करती है। ये प्रगतिशील कक्षा ही हमारा सही आंसर होगा। आप 10 नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे। 10वां प्रश्न है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बच्चों का विद्यालय में असफल होना एक साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाशी की कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा बात नहीं होता है कि विद्यार्थी में जो अगर कमी है तो वो उसका खानदानी गुण हो, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, सूचित करता है कि अभिभावक में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी गलत बात है। प्रस्तावित करता है, तीसरा ऑप्शन में प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, गलत बात है। वंचित पृष्ठभूमि अर्थात पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब जो पिछड़े क्षेत्र के जो लोग हैं वही वंचित पृष्ठभूमि में आते हैं। तो ये भी गलत है कि पिछड़े और जो है गरीब गुरबा बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उसमें दिमाग नहीं होता है, पढ़ने की क्षमता नहीं होती, तो गलत बात है। चौथा है, निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ये सही जवाब होगा कि अगर कोई विद्यार्थी अगर नहीं सीख पा रहा है तो ये साबित करता है कि विद्यार्थी को जैसा चाहिए, जो चाहिए, वो उसको सीखने के लिए जो मैटर चाहिए, जैसा व्यवहार चाहिए, जैसा साधन चाहिए, वो विद्यालय में उसकी पूर्ति नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं सीख रहा है। तो चूँकि आज का विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षा है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर भी होगा यही। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 11, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भग्न
हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। चौथा, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। समझने वाली बात है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जब बच्चा जो समूह में एक दूसरे से बातचीत करेगा ना, पढ़ेगा ना, तो बच्चे में क्या होगा, आपस में कंपटीशन की प्रवृत्ति होगा। तो ऐसा बात तो नहीं है, बातचीत करेगा तो अधिगम में जो है और लाभ होगा ना। तो यहाँ देखिए, पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बच्चे जो है जब आपस में बातचीत करेंगे तो आप सब स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला देखिए कि ये जो 11वां प्रश्न है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से पहला, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। गलत बात। समूह में पढ़ने से तो और लाभ ही ना होगा, इससे ध्यान भंग का बात थोड़ा है। दूसरा होगा, बच्चे में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है, ये भी नहीं होगा, रुकावट थोड़ा पैदा होगा। ये तो और अच्छा है कि जो है समूह पढ़ेगा तो अच्छा सीखेगा, ये भी गलत हो गया। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक समझने का जो संज्ञानात्मक है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकता है। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न नंबर 12, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है? प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है, कि कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत भूमिका है। ये जो तीसरा और चौथा है ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं कि कोई भूमिका नहीं, बहुत कम भूमिका है, बहुत ज़्यादा भूमिका है। लेकिन विद्यालय एक कारक है। कैसा कारक है? पहला कि दूसरा? तो विद्यालय दूसरा कारक होगा। पहला कारक तो घर और माँ बाप है, ये विद्यालय दूसरा कारक हो जाता है बच्चों के सामाजिकरण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग अलग होता है? पहला है हावर्ड गार्डनर, दूसरा है लॉरेंस कोलबर्ग, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है लेव वायोग्स्की। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे। जीन पियाजे ही ने कहा था कि जो है बच्चों का जो चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग अलग होता है। सभी बच्चों की चिंतन क्षमता वो अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही कर्म में और सुनिश्चित समय से होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि संसार में जो सभी बच्चों का जो विकास होगा वो एक ही तरह का होगा और सुनिश्चित उसका एक समय निश्चित होगा, ये तो होगा ही नहीं।
बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधता होती है। बिल्कुल सही है कि बच्चों का विकास में जो है सांस्कृतिक विविधता अलग अलग है, ये सही होगा। एक दिशीय होगा ये तो होगा ही नहीं। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित ये भी तो नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। सभी बच्चों में जो है विकास में सांस्कृतिक विविधता भिन्न भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? देखिए यह मध्य बाल्यावस्था है। पहला है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। देखिए ये मध्य बाल्यावस्था है। मध्य बाल्यावस्था में वो तर्क संगत विचारों में शामिल हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा, तर्क संगत विचार वाला। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, देखिए ये फिर जीन पियाजे की बात आ गई। जीन पियाजे ने के अनुसार जो बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? पहला ऑप्शन है संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तीसरा परिकल्पित निमग्नात्मक तर्क और प्रतिज्ञापती चिंतन करने में समर्थ हैं। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। ये जो है जीन पियाजे अमूर्त अवस्था में बच्चे परिकल्पना और चिंतन तर्क शुरू कर देता है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन 1 यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तीसरा दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो हमारा जो है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है वो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में जो है सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ये हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। यहाँ मिस हो गया, यहाँ चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की अवधि में विकास डेश में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, दूसरा अनियमित और असंबद्ध होता है, तीसरा धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है, चौथा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। देखिए बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो बहुस्तरीय होगा और मिश्रित होगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ये भी लेवार्स्की का सिद्धांत है। इसको निकटस्थ विकास का क्षेत्र को ZDP भी कहा जाता है। यदि कोई नया विद्यार्थी किसी कुशल संरक्षक के देखरेख में अगर कोई कार्य करता है तो वो विशेष रूप से अच्छा कार्य करता है, उसके कार्य की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो हमारा निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो पहला ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है, दो समान समझ वाला नहीं होगा। दूसरा वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, तो ये भी नहीं कि निर्धारित विधि से होगा। तीसरा बच्चों के वर्तमान स्तर पर
स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। बिल्कुल पहले जो है अनजान रूप में जो कार्य कर सकता था और एक सुरक्षित गाइड की देखरेख में जो कार्य का उसका जो अंतर होगा वही होगा ZDP यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये लेव वायस्की द्वारा सुझाया गया सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 20, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन पहला अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल कम सफल असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तीसरा बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम कार्यकर्ता का जो मूल्यांकन है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावनाओं के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार और एक तरफ है अंतस्थिति अनुपालन संभावना। इक्कीसवां प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। एक तरफ बुद्धि का प्रकार है और नीचे जो है अनुपालन संभावना है। तो भाषिक का मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदनता का खिलाड़ी से, स्थानिक का मनोवैज्ञानिक से और चौथा अंतरा व्यक्तिक का विक्रेता से। हमारा जो है एक तरफ ऊपर में जो है ऑप्शन में ऊपर में बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति है, दूसरा है अनुपालन संभावना। अब देखिए जो है ये भाषिक का मूर्तिकार ये तो नहीं होगा, शारीरिक गति संवेदनता का खिलाड़ी ये सही होगा। ये शारीरिक गति का जो है संवेदनता से होगा, ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेव अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। दूसरा स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तीसरा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। देखिए ये जो लेव वाइगोस्की है इसने भाषा पर विशेष जोर दिया है। तो भाषा यहाँ 2 बार आया है, एक ऑप्शन नंबर 3 में भी भाषा आया है, ऑप्शन नंबर 4 में भाषा है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि बच्चे जो भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं, ये तो गलत बात है। अधिग्रहण यंत्र ही क्यों, भाषा तो सुनने से सिखाता। दूसरा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। लेव वाइगोस्की जो है वो भाषा
के लिए कहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका, ये लेबावस्की का कथन था। तो हमारा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 में हम लोग जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। बाल केंद्रित कक्षा वह है, पहले अध्यापक केंद्रित कक्षाएं होती थी, अब एनसीटीई के रूल के अनुसार अब बाल केंद्रित कक्षाएं होती है। ऑप्शन 1, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। बिल्कुल नहीं, ये नया जो है एनसीटी का रूल के अनुसार, एनसीएफ का जो रूल है उसमें पुरस्कार और दंड का जो है कहीं कोई स्थान नहीं है। दूसरा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये हो सकता है। अध्यापक केवल ये निगेटिव होगा, ये भी सही नहीं होगा। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होता है दूसरा, बाल केंद्रित कक्षाओं में हमेशा जो है वो अध्यापक लचीला होगा और विद्यार्थी के ध्यान में रखकर क्लास का संचालन होगा। अगला प्रश्न नंबर 24 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला अल्बर्ट बंडूरा, दूसरा बीएफ स्किनर, तीसरा लेव वाइगोत्स्की, चौथा जीन पियाजे। लेव वाइगोत्स्की ने ही भाषा और संस्कृति के बारे में कहा था। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? पहला ऑप्शन, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। दूसरा, आपके लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। लिंगों की जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। देखिए कि ये जेंडर से, लिंग से संबंधित एक प्रश्न आपके हर परीक्षा में अवश्य होंगे। ये 2021 का जो जुलाई 2020 का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ उसमें पूछा गया है ये। लेकिन ये जेंडर से संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ये जो है एक ही लिंग योग्यता समूह बनाना, ये गलत होगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, मिश्रित लिंग समूह में लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा सही हो सकता है। लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ये तो गलत होगा भाई। लिंग तो है ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन दोनों की क्षमता समान है, हमको समान दृष्टि से देखना है, भेदभाव नहीं करना है। लेकिन अंतर तो है कि ये पुरुष है महिला है, ये नहीं होगा। चौथा, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल कराना, ये भी नहीं होगा। कि लिंग में स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों की भूमिका समान, या नपुंसक लिंग हो, सबकी क्षमता समान होती है। लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव या किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। अध्यापकों को 6 में बहुभाषिता को ये समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में ये 6 नहीं मिस हो गया है, ये जो यहाँ होगा अध्यापकों को कक्षा में, ये होगा यहाँ कक्षा में, कक्षा यानी क्लास। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना, क्या समझना चाहिए? एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। समस्या तो है ही नहीं, मुद्दा जो है व्यवस्थागत मुद्दा भी नहीं होगा, रुकावट नहीं होगा। ये हमारा सही जवाब गुण और साधन। ये जो है अलग अलग भाषा के जो विद्यार्थी आएंगे तो वो एक तरह का साधन ही होगा।
अलग अलग भाषा के विद्यार्थियों से नए नए और ज़्यादा चीज़ सीखने के मौके मिलेंगे अन्य विद्यार्थियों को। इसलिए यह एक गुण और साधन के रूप में जो है इसको लेना चाहिए। अगला है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक विद्यार्थी है उसका आवश्यकता को किस प्रकार जो संबोधित किया जा सकता है। पहला, प्रश्न हल करने के लिए विशेष निर्देश उपलब्ध कराकर। रटने पर आधारित, रटने का बात तो होगा ही नहीं। चुनौतीपूर्ण कार्य निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये हो सकता है कि निरस्ता को दूर करना है, ये तो सकारात्मक ये हो सकता है। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। देखिए ये जो है प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो काफ़ी सृजनात्मक होते हैं, तो उसको चुनौतीपूर्ण कार्य देना जिससे उसका निरस्ता दूर, वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। तो ये हमारा सही जवाब होगा। अगर ज़्यादा वो प्रश्न देंगे जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता होगी तो उससे होगा ही नहीं। तो ये हमारा होगा कि उसको निरस्ता दूर करना है, ताकि उस समय में दूसरा विद्यार्थी पर ध्यान दे रहे हैं और ये बैठ के ना रहे, इसको जो दूसरे कार्य के लिए हम लोग लगा दें। तो ये हमारा सही जवाब होगा, तीसरा पॉइंट। अगला प्रश्न है 28वां, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैफल्य पढ़ने में विफलता। पहला, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। चौथा, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो देखिए ये पठन वैफल्य है, माने पढ़ने लिखने से संबंधित ये कौशलता में दिक्कतों का है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आंशिक दृष्टि वाले, माने जो कम देख पाते थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। जो कम देखता है, थोड़ा थोड़ा देखता है, जिसकी आंखें छोटी होती है, तो उसके लिए कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ये ध्यान देना नहीं है। बोलती पुस्तकें, स्पर्श सूचना पट, ये तो भाई ज़रूरत है कि बोलता हुआ पुस्तक रहेगा तो ज़्यादा उसको अच्छा होगा। छूकर स्पर्श माने छूने वाला चीज़ तो उसको मदद करेगा। छोटी मुद्रा, छोटा रहेगा एक तो उसको देखने में कमी है, और छोटा मुद्रा है उसको तो देखने में दिक्कत होगा, तो ये तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये तो और अच्छा होगा उसके लिए कि जो है जितना बड़ा आकार में मुद्रित पुस्तक होगा उसको देखने में और अच्छा रहेगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी तो उसके लिए ज़रूरतमंद होगा, लेकिन ये छोटा मुद्रा वाला जो कार्डशीट है ये उसको जो है दिक्कत महसूस कराएगा। चलिए अंतिम प्रश्न, समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए, हर साल पूछे जाते हैं समावेशी शिक्षा से। प्रश्न है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। क्या अंतर्निहित विचार है? अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। दूसरा, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा पाने का अधिकार है। तीसरा, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। पृथक हो गया ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो होगा ही नहीं। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, ये भी सीमा, ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये दो है, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान, ये अलग अलग तो होगा ही नहीं। समावेशी शिक्षा में क्या है कि सबको एक साथ शिक्षा देना है। तो दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा पाने का अधिकार है, यही होगा। धन्यवाद।